मित्रों नमस्कार। आइए थोड़ी चर्चा करते हैं संस्कृत भाषा को लेकर। अब भारत सरकार ने जनगणना का कार्यक्रम आरंभ कर दिया है। आपके घर कई ऐसे कर्मचारी अधिकारी आते रहेंगे जो आपसे आपके घर के संबंध में, आपके घर के लोगों के संबंध में प्रश्न पूछेंगे और एक प्रश्न उनमें से ये होगा कि आपको ज्ञात ऐसी 3 भाषाओं का नाम बताइए। अर्थात आप किन किन 3 भाषाओं को जानते हैं वो आपको बताना है। अब इसमें सरकार ये नहीं कहती कि आप इस भाषा पर हाँ या ना लिखिए, उस भाषा पर हाँ या ना लिखिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो सामान्यतः हम क्या करते हैं, जो हमारी मातृभाषा होती है उसका नाम तो हम लिख ही देते हैं। और फिर प्रश्न उठता है, अब जैसे मुझे मराठी भाषा तो आती है मेरी मातृभाषा के कारण, हिंदी भी आती है और बंगाली भी आती है और संस्कृत भी आती है और गुजराती भी आती है। अब मेरे सामने समस्या है कि मैं इन 5 में से किन 3 भाषाओं के नाम लिखूं। तो पहले तो मेरी सबसे आग्रह रहेगा कि आज नहीं तो कल कभी न कभी सरकार को ये जो आपको ज्ञात 3 भाषाओं के नाम लिखिए, उसके बजाय कम से कम वहाँ पर 6-7 भाषाओं का प्रावधान करे। खैर वो बात अलग है। अब मैं ये आपसे सबसे आग्रह करूंगी कि अपनी मातृभाषा के साथ साथ दूसरे नंबर पर अवश्य ही आप संस्कृत को लिखिए, क्योंकि जब सरकार को ये पता चलेगा कि हाँ संस्कृत भाषा का ज्ञान रखने वाले बहुत लोग हैं, तभी सरकार इस भाषा को आगे लाने के लिए कुछ अच्छे प्रावधान करेगी और इस भाषा का संवर्धन होगा। क्योंकि इस भाषा में ही हमारे सारे मूल ग्रंथ जो हैं वो इसी भाषा में हैं और उनकी पढ़ाई हम केवल तभी कर सकते हैं जब हम संस्कृत के अच्छे खासे ज्ञाता हों, विद्वान हों। लेकिन अभी सरकार आपसे विद्वत्ता नहीं पूछ रही, केवल ये पूछ रही कि क्या आप उस भाषा को जानते हैं। तो आप अगर संस्कृत लिखते हैं, उस भाषा में संस्कृत का नाम आप अगर लिखते हैं या बताते हैं, तो क्या होता है, आप में से कुछ लोग पूछेंगे कि हमें भाई संस्कृत कहाँ आती है। लेकिन ये नहीं है। अगर आप अपनी शब्दावली को देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपके शब्दों में जो शब्द आप वारंवार प्रयोग में लाते हैं उसमें 90% शब्द संस्कृत के ही हैं, जो आप उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उनका अर्थ जानते हैं। केवल जो रह जाती है बात वो ये है कि वाक्य की रचना में जो क्रिया का जो उपयोग किया जाता है वहाँ पर हम थोड़ा सा गड़बड़ा जाते हैं बस। तो वो तो जैसे संस्कृत भारती जैसे कार्यक्रम लेती है, 10 दिनों में आपको बता दिया जाएगा, आपको इस बात के लिए प्रवीण कर दिया जाता है कि वो जो संस्कृत वाक्य रचना में अंत में जो क्रिया लगानी है वो किस प्रकार लगानी है, बस इतनी सी बात है। तो आप, लेकिन चूंकि आप उसकी शब्दावली से अति परिचित हैं, तो आपको अवश्य लिखना चाहिए कि संस्कृत, जिन भाषाओं की जानकारी आपको है उसमें आपको संस्कृत का नाम अवश्य लिखना चाहिए। और यदि आपकी मातृभाषा हिंदी से अलग है, जैसे मेरी मराठी है, तो मुझे हिंदी भी अवश्य लिखना चाहिए, ये मेरा आग्रह रहेगा। अब एक छोटी बात मैं और कहना चाहूँगी, क्या जरूरी है कि हम इंग्लिश का भी नाम इसमें लिखें? तो ये हो रहा है आज भारत में कि हम बड़प्पन का अनुभव करते हैं यदि हम कहें कि हमें अंग्रेजी आती है। लेकिन इस भावना से अगर आप उभर जाते हैं और आपको ये बात अगर समझ में आती है कि हमें अंग्रेजी आती है या नहीं आती है उससे क्या फ़र्क पड़ना है, लेकिन हमें अपने देश की कई भाषाएं आती हैं, इस भाव को हमें प्रकट करना है और तभी हमारे देश की भाषाएं विश्व पटल पर अंग्रेजी की तुलना में सक्षम दिखाई पड़ेंगी। जैसे आज अगर हम कहते हैं कि अंग्रेजी भाषा जानने वाले या बोलने वाले 110 करोड़ लोग हैं, उसकी तुलना में अगर हम बंगाली को देखें तो बंगाली कह सकते हैं कि केवल 40 करोड़ या 30 करोड़ लोग बंगाली बोल सकते हैं। तो अगर हम
इस प्रश्न के उत्तर में अगर हम अंग्रेजी के बजाय मैं अगर बंगाली लिख देती हूँ तो कम से कम बंगाली का संख्याबल तो मैं बढ़ा रही हूँ। इसी प्रकार अगर मैं संस्कृत लिखती हूँ तो मैं संस्कृत का संख्याबल बढ़ा रही हूँ। और विश्व पटल पर ऐसी स्थिति है कि जिस भाषा का संख्याबल अधिक रहेगा वहाँ पर जो भी अंतर्राष्ट्रीय प्रणालियाँ हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं, वहाँ उस भाषा का सम्मान इसी बात पर निर्भर करता है कि उस भाषा का अपना संख्याबल कितना है, अर्थात पूरे संसार में कितने लोग उस भाषा को बोलते हैं। अब मैं आती हूँ अंग्रेजी के बारे में एक बहुत मज़ेदार आपको बात कहूँ कि ये कहा जाता है कि अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या 110 करोड़ के आसपास है, शायद थोड़ी कम हो ज़्यादा हो। लेकिन आपको ये जानकर के बड़ा आश्चर्य होगा कि इस इस जानकार लोगों में 50% लोग, यानी करीब करीब 60 करोड़ के आसपास लोग जो हैं वो कहाँ से आते हैं? वो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आते हैं। यानी जब हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हाँ हाँ हमें अंग्रेजी आती है, हम जनगणना में बिल्कुल उत्साह के साथ और बहुत आग्रह के साथ ये लिखवाना चाहते हैं कि मुझे अंग्रेजी आती ही आती है, तो उसका फ़ायदा किसे मिल रहा है? उसका फ़ायदा विश्व पटल पर अंग्रेजी भाषा को मिल रहा है, क्योंकि हमारे लोगों के कारण, भारत के लोगों के कारण अंग्रेजी को आज विश्व पटल पर इतना बड़ा दिख पाना संभव हो रहा है। जबकि हम भारतीय अपनी ही भाषाओं के प्रति इतनी चिंता नहीं करते, ना हम हिंदी के प्रति चिंता करते हैं, ना हम संस्कृत के प्रति चिंता करते हैं, ना हम बंगला के प्रति चिंता करते हैं, ना हम तमिल, मराठी, पंजाबी, है ना, गुजराती। हालांकि अगर आप देखिए तो अगर विश्व भर में हम देखें तो पंजाबी, बहुत सारे लोग पंजाबी बोलने वाले हैं, बहुत सारे लोग तेलुगु बोलने वाले हैं, बहुत सारे लोग गुजराती बोलने वाले हैं, मराठी बोलने वाले हैं, बंगाली बोलने वाले हैं। यानी मैं भारत से बाहर के जो जिसको इंडियन डायस्पोरा कहा जाता है उसकी बात मैं कर रही हूँ। तो इतनी सारी संख्या बल होते हुए भी विश्व में इन भाषाओं को या इन भाषाओं को बोलने वाले हम भारतीयों को उचित सम्मान अंग्रेजी की तुलना में इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हमने खुद ही आगे बढ़ चढ़ करके अंग्रेजी को सम्मान दिलाने के लिए अपने आप को घोषित किया है कि हाँ हमें अंग्रेजी आती है। पर उतने ही गर्व के साथ और उतना ही इस विश्व स्तर की जो कूटनीति चलती है भाषा को लेकर के, उसका हम भान नहीं रखते। और जिसको वो भान आ गया वो कहेगा कि नहीं, मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि मैं अपनी भाषाओं के सम्मान की चिंता करूं। तो संस्कृत भाषा का मुद्दा मैंने इसीलिए उठाया कि आपके पास जब ये जनगणना का फॉर्म आए तो अपनी मातृभाषा के बाद दूसरे नंबर पर आपको अवश्य संस्कृत का उल्लेख करना चाहिए। और यदि आपकी मातृभाषा हिंदी से अलग है तो आपको हिंदी का भी अवश्य उल्लेख करना चाहिए। और अगर आप हिंदी भाषी हैं तो आप हिंदी, संस्कृत के साथ साथ किसी अन्य भारतीय भाषा जो आपके पास आसपास हो उसका आप उल्लेख करिए, तो हमारे देश की भाषाओं का सम्मान विश्व पटल पर बढ़ा रहेगा। धन्यवाद। सबको राम राम, वंदे मातरम।